हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एंजाइम पार्ट नंबर 2। तो अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉर अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023, और उसमें भी हमने स्टार्ट की हुई है फर्स्ट यूनिट यानी कि बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी हमने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक एंजाइम, जिसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पार्ट 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा है और पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये ओवरव्यू है हमारे टॉपिक एंजाइम का, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन को पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन को हम पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एंजाइम काइनेटिक्स और काइनेटिक्स पैरामीटर। इसके बाद एंजाइम इक्वेशन एंड प्लॉट, एंजाइम इनिबिशन और एलोस्टेरिक एंजाइम और PYQs को हम नेक्स्ट की वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो एंजाइम काइनेटिक्स है, इसको डिस्कस करने के लिए 3 सब टॉपिक्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम एंजाइम काइनेटिक्स को पढ़ लें, उससे पहले भी कुछ पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद भी कुछ चीजें हैं वो हमें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्टिविटी क्या होती है, एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, जिसके अंदर हम क्लासिकल यूनिट और इंटरनेशनल यूनिट के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स की, जहां पर हम 2 अप्रोच देखने वाले हैं, माइकलिस और मेंटन की और ब्रिग्स और हल्डानी की। इन दोनों ने क्या बताया है एंजाइम काइनेटिक्स को लेकर, वो हम देखने वाले हैं। और थर्ड जो सब टॉपिक है उसके अंदर हम बात करेंगे कि KM क्या होता है, Vmax क्या होता है, Kcat क्या होता है और कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होती है। इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी क्या होता है, यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा, एक्टिविटी क्या है कि हमारे सेल के अंदर, मानो ये कोई भी एक सेल है, इस सेल के अंदर जो एंजाइम काम कर रहा है उसका अमाउंट चेक करने के लिए, मतलब इस सेल के अंदर कितना एंजाइम का अमाउंट है, उसके लिए हम एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। एक्टिविटी का क्या है कि एंजाइम का लेवल चेक करने के लिए, एंजाइम का लेवल चेक करने के लिए हम एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है अपने लास्ट लेक्चर में कि एंजाइम्स जो होते हैं वो रिसाइकिल हो सकते हैं, क्योंकि एंजाइम जैसे रिएक्शन में एंट्री करते हैं, प्रोडक्ट बनवाकर वो ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं और फिर से उनको किसी दूसरी रिएक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके से हमारी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा एंजाइम्स फॉर्म नहीं करती है, इसीलिए सेल के अंदर एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है, क्योंकि एंजाइम को बार बार रिसाइकिल किया जा सकता है। तो एज सच अमाउंट देखकर तो हम नहीं बता सकते कि एंजाइम कैसे काम करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को चेक करते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बता सकती हूँ, मानो अगर आप तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट की, आपने सारा पढ़ लिया है, आपके अकॉर्डिंग आपने सब कुछ पढ़ लिया है। अब आप मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि मैम एक बार चेक कर लो कि मुझे कितना आता है। तो मेरे पास 2 तरीके हैं ये बात चेक करने का कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। पहला तो ये है कि मैं आपसे पूछ लूँ कि ठीक है, तुमने कितनी यूनिट की है, कितनी बार तुमने रिवीजन किया है, कितनी बार प्रैक्टिस की है, कितने सारे क्वेश्चंस तुमने प्रैक्टिस किए हैं, कहाँ से किए हैं, क्या सारे PYQ सोल्व कर लिए हैं। या तो मैं ऐसा पूछ सकती हूँ। अब आप कहें कि हाँ सब कुछ कर लिया है, मैंने 13 यूनिट कर ली है, 10 बार रिवीजन कर लिया है, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लिए हैं PYQ, उससे अलग भी मॉक टेस्ट मैंने किए हैं। तो या तो ये तरीका है कि मैं आपकी प्रिपरेशन को देख सकूँ, या फिर ये तरीका है कि मैं एक ऐसा टेस्ट कंडक्ट कर दूँ जिसमें कि सारे क्वेश्चंस में दे के रखूँ, नेट के लेवल के भी और आपकी जितना भी सिलेबस है वहाँ से, और फिर जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसके बिहाफ पर मैं बताऊँ या फिर खुद समझूँ कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, या तो मैं आपसे पूछ लूँ कि तुमने कितना किया है, या फिर ये देख लूँ कि तुमने कितना परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर ऐसा ही एंजाइम के केस में होता है। एंजाइम का जो अमाउंट है एज सच हम सेल के अंदर या फिर बॉडी के अंदर कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही कम कंसंट्रेशन होती है। तो हम करते क्या है, हम उसकी एक्टिविटी को चेक करते हैं, यानी कितने एंजाइम ने कितने सबस्ट्रेट को कितने टाइम में कन्वर्ट किया है, उसके बिहाफ पर हम एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक्टिविटी को मेजर करते हैं हम एंजाइम का लेवल देखकर, और जब हम एंजाइम का लेवल देखते हैं एक्टिविटी को देखकर, उसे बोलते हैं एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। और इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक क्लासिकल यूनिट है और एक इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हम क्या बात करते हैं, हम देखते हैं कि कितने सबस्ट्रेट को कितने टाइम में कन्वर्ट किया गया है, उसके बिहाफ पर हम एंजाइम का लेवल, इसकी कंसंट्रेशन, उसका अमाउंट चेक करते हैं सेल के अंदर। तो यहां पर 2 फर्दर यूनिट है जिसकी हेल्प से हम एंजाइम की एक्टिविटी को या फिर एंजाइम के लेवल को चेक कर सकते हैं। एक होता है क्लासिकल यूनिट, एक है क्लासिकल यूनिट, और सेकंड है इंटरनेशनल यूनिट।
क्लासिकल यूनिट में हम यूज करते हैं एंजाइम यूनिट को, मतलब क्लासिकल यूनिट को हम एंजाइम यूनिट बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। और इंटरनेशनल यूनिट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैटल से और इसको शॉर्ट में हम कैट बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल यूनिट, जो क्लासिकल यूनिट है, यानी कि जो यू होता है, इसका मतलब समझना क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो यू होता है, 1 यू का मतलब है, मतलब एक एंजाइम यूनिट का मतलब है कि 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट कन्वर्ट होते हैं इन 1 मिनट। मतलब अगर हमारे पास एंजाइम का इतना कंसंट्रेशन है, कितना, 1 यू, तो इसका मतलब है कि ये 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट को 1 मिनट के अंदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया है, कि यहाँ पर जो हमारा एंजाइम का अमाउंट है वो हमने चेक कर लिया है। यहीं पर अगर बात करते हैं कैटल की, तो कैटल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 1 मोल सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इन 1 सेकेंड। मतलब हमारे पास अगर एंजाइम का 1 कैटल अमाउंट है तो वो 1 मोल सबस्ट्रेट को 1 सेकेंड के अंदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हमारे पास जो एंजाइम है उसका लेवल 1 यू है, तो इसका मतलब है कि वो 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा 1 मिनट के अंदर प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये दोनों यूनिट होती है जिसके बिहाफ पर हम चेक कर सकते हैं कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है, मतलब उसका काम हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उसके काम को देखकर हम उसका लेवल चेक कर रहे हैं, ना कि उसकी कंसंट्रेशन को देखकर हम उसका लेवल चेक कर रहे हैं। तो एंजाइम के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसकी एक्टिविटी, उसका काम क्या है, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना प्रोडक्ट के अंदर। तो उसके काम को देखकर हम उसका अमाउंट चेक कर रहे हैं या बता रहे हैं, उसे बोलते हैं एक्टिविटी। उसमें 2 टाइप होते हैं, इंटरनेशनल यूनिट जिसको कैटल बोलते हैं, और एक होता है क्लासिकल यूनिट जिसको हम एंजाइम यूनिट बोलते हैं, यानी यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने बात कर ली है एक्टिविटी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में। सेकेंड टॉपिक आ गया है हमारा, ये सेकेंड सब टॉपिक आ गया है एंजाइम काइनेटिक्स को लेकर। चलिए देखते हैं एंजाइम काइनेटिक्स क्या है। काइनेटिक्स एक ब्रांच होती है बायोकेमिस्ट्री की, जो कि डिटेल में बताती है हमें किसी भी रिएक्शन जो कि एंजाइम ने कैटेलाइज की है उसका क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देती है। यानी वो रिएक्शन कैसे हुई है, किन किन फैक्टर्स की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कौन सा वेरिएबल फैक्टर है, कौन सा इंडिपेंडेंट फैक्टर है, इन सब के बारे में हमें बताता है ये काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स क्या है, बायोकेमिस्ट्री का वो ब्रांच है जो कि हमें रिएक्शन जो कि एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि एंजाइम काइनेटिक्स क्या बताएगा हमें। ये हमें बताएगा क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन जो होती है उसमें कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब ये है कि जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का जिसको रिएजेंट लिखा गया है और प्रोडक्ट का जो कि हमें मिलने वाला है, और यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं टाइम को। तो होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा होता है सबस्ट्रेट का जो लेवल है वो कम हो रहा होता है, क्योंकि सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्ट का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है क्योंकि सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो जो कन्वर्ट हो रहा है वो कम होगा धीरे धीरे टाइम के साथ में, और जो बन रहा है उसका जो लेवल है वो राइज होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में इस टाइम पर जो सबस्ट्रेट है रिएजेंट है वो बिल्कुल हाई में है, मतलब पूरा उसका फुल अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, बिल्कुल 0 है। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते रहे हैं, टाइम बढ़ता रहा है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर बात करें रिएजेंट की तो इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगी क्योंकि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक कॉमन सा ग्राफ है जो कि हमें मिलता है जब हम किसी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर सबस्ट्रेट कम हो रहा होता है और जो प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रेट की बात करते हैं कि रेट हम कैसे मेजर कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो रेट है, रेट का मतलब है कि वहाँ पर जो रिएक्शन है वो कितने स्पीड से हो रही है। तो 3 टर्म्स होती हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं, रेट, स्पीड एंड वेलोसिटी।
ये तीनों टर्म एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये बता रही हैं कि हमारी रिएक्शन कितना स्पीडली हो रही है, मतलब कितना जल्दी वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है। तो उस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रेट भी बोल सकते हैं, उसकी वेलोसिटी भी बोल सकते हैं और उसका स्पीड भी बोल सकते हैं। हालांकि अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, डिफरेंट बातों को कन्वे करती है। लेकिन बायोलॉजी में जहाँ हम काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं वहाँ पर इन तीनों टर्म का जो मीनिंग है वो लगभग सेम होता है। जहाँ हम बता रहे होते हैं कि एक रिएक्शन में जो एंजाइम है वो कितनी देर में सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो वो स्पीड, वेलोसिटी और रेट एक हो सकता है। तो यहां पर हम अगर रेट की बात करें प्रोडक्ट के लिए तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो घट रहा है। तो इस तरीके से इसको माइनस ds/dt करते हैं। इसका मतलब है कि सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ में, और कैसे चेंज हो रही है, नेगेटिव फॉर्म में, यानी कि वो डिक्रीज हो रहा है। इस डी का मतलब होता है चेंज होना। तो सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ में चेंज हो रही है। यहाँ टाइम भी चेंज हो रहा है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी। और किस तरीके से चेंज हो रही है, मतलब घट रही है या बढ़ रही है, वो हम आगे जो साइन होता है उसको देखकर बताते हैं। तो हमें पता है कि सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो घट रहा है, तो माइनस ds/dt आता है। और यहीं पर अगर हम रेट मेजर करना चाहते हैं रिएक्शन का, तो हम प्रोडक्ट के बिहाफ पर भी कर सकते हैं। यानी आप किसी रिएक्शन का रेट देखना चाहते हैं तो या तो आप ये देख लें कि वहां पर सबस्ट्रेट कितना स्पीडली घट रहा है, या फिर आप ये चेक कर लें कि प्रोडक्ट कितना स्पीडली बन रहा है, ठीक है। तो रेट को आप ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, माइनस ds/dt, और रेट को आप dp/dt से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हम माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो घट नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है, तो dp/dt इस तरीके से आ जाएगा। और यहीं पर एक और फैक्टर है, रेट कांस्टेंट बोलते हैं जिसको हम, रेट कांस्टेंट, इसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं आगे यूज करूंगी, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि स्पीड, रेट, वेलोसिटी, और रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, k हो जाता है। रेट निकालना है तो ds/dt, माइनस ds/dt और dp/dt। तो ये बातें हमने सीख ली हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि आगे किस तरीके से हम मतलब काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले काइनेटिक्स को डिफाइन करने के लिए एक मॉडल रिप्रेजेंट किया गया था इन 1913 में। 1913 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, माइकेलिस एंड मेंटन। इन दोनों ने एक मॉडल रिप्रेजेंट किया था ये बताने के लिए कि जो रिएक्शन एंजाइम कंडक्ट कर रहा है उसका काइनेटिक्स क्या है, मतलब वो किस तरीके से चलती है, किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया रिलेशन बिटवीन रिएक्शन की वेलोसिटी एंड सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, यानी कि हमारी रिएक्शन की जो वेलोसिटी है, मतलब उसका जो स्पीड है, उसके बीच में और साथ में जो सबस्ट्रेट हम देने वाले हैं जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जिसको कि एंजाइम यूज करेगा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सब हमें बताया गया है इस मॉडल के अंदर जो कि माइकेलिस और मेंटन ने दिया था। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई है। 1913 में माइकेलिस मेंटन ने एक मॉडल रिप्रेजेंट किया था जिसके अंदर रिएक्शन का वेलोसिटी और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बताया गया था। ठीक है, ये आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आपको रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन जो है हुई है उसके बारे में। तो यहाँ देखिए, ये है एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट, मतलब कुछ इस तरीके से ये एंजाइम है और यहाँ पर है ये सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के लिए है, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के लिए है, मतलब मेड फॉर ईच अदर है ये। और यहाँ पर जैसे ही ये दोनों कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो ये बन जाता है ES कॉम्प्लेक्स, ये बन जाता है ES कॉम्प्लेक्स। मतलब पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट अलग अलग थे, लेकिन ये एक दूसरे के लिए बने हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ भी जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये कुछ इस तरीके से होता है। अब ये बन गया है ES कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ E प्लस S जब मिलकर बना है ES तो एक रेट कांस्टेंट होता है जिसको हम मान लेते हैं कि K1 है, या फिर आप इसको K फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं, मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए जो रेट यूज किया है वो KF है, या फिर आप इसको K1 भी बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज और देखी गई है कि जैसे ही E प्लस S ES कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो ये देखा गया है कि ये ES फिर से E प्लस S में कन्वर्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो, ये फिर से अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब वो ऐसे भी हो सकते हैं और वो ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब वो अपोजिट मतलब कन्वर्ट होंगे तो उस रेट को हम K-1 भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको K बैकवर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बैकवर्ड आया है तो KB भी बोल सकते हैं और K-1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो एक कंडीशन है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन और जैसा भी होता है कि यहाँ पर E प्लस S जो है वो E मतलब ES जो है वो E प्लस P में बन जाता है,
मतलब एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्ट किया, कॉम्प्लेक्स बनाया, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, कॉम्प्लेक्स बना, तो यहाँ पर इस एंजाइम ने इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसा एंजाइम अंदर गया था ऐसे ही बाहर निकल गया और प्रोडक्ट उसने बना दिया है, मानो इस तरीके से इसने प्रोडक्ट बना दिया है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी है। तो यहाँ पर भी एक रेट कांस्टेंट आएगा, उसको हम मान लेते हैं K2 मान लेते हैं, और K2 भी, और उसको K कैट भी बोला जाता है। ठीक है, कैट नहीं, कैट तो कैटल था, K कैट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही रियल रिएक्शन हो रही है। जो प्रोडक्ट हम क्या चाहते हैं, प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट कहाँ बना है, इस स्टेप में बना है, तो इसको हम कैटालिटिक स्टेप भी बोल देते हैं कि यहीं पर जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, तो इसलिए इसको K कैट भी बोल देते हैं, और K2 भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 चीजें मिली हैं, K1, KF, K-1 या फिर KB और K2। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमें 2 स्टेप मिले हैं, एक मतलब हमें 3 रेट कांस्टेंट मिले हैं, K1, K-1 एंड K2। अब देखिए K1 क्या है, K1 है रेट कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। मतलब ES कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो रेट कांस्टेंट इस्तेमाल किया गया है वो K1 है, और K-1 क्या है, रेट कांस्टेंट है फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। मतलब जब ES कॉम्प्लेक्स फिर से E+S में कन्वर्ट होता है तो वहां पर जो रेट कांस्टेंट है वो K-1 है, और K2 क्या है, K2 है रेट कांस्टेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगेन रेट कांस्टेंट है फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे देखिए यहाँ आप देख सकते हैं K1 हमने कहाँ इस्तेमाल किया है, यदि हम ES को बनाना चाहते हैं, और K-1 हम कब यूज करेंगे, जब हम ES को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं। ऐसे ही K2 हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम ES से E+P बनाना चाहते हैं या फिर ES को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर भी तो ES का ब्रेक डाउन ही हुआ है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ ES का ब्रेक डाउन हुआ है E+S में और यहाँ E+P में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 3 कांस्टेंट यहाँ मिले हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी इस पूरी रिएक्शन में जो हमने देखी है 2 स्टेप हुए हैं, एक ये वाला स्टेप हुआ है और एक ये स्टेप हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस स्टेप में सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हुई है, किसके साथ में, एंजाइम के साथ में। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग स्टेप। और ये जो स्टेप है यहाँ पर कैटालिसिस हुआ है, मतलब ES का ब्रेकडाउन हुआ है P में, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं कैटालिटिक स्टेप। तो इस पूरी रिएक्शन में हमने 2 स्टेप देखे हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप है सबस्ट्रेट बाइंडिंग स्टेप, और सेकंड हमने देखा है कैटालिटिक स्टेप। ये 2 स्टेप की हमने यहां पर बात की है। अब इन दोनों स्टेप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो यहां सबसे पहले ये जो फर्स्ट स्टेप है ये रिवर्सिबल स्टेप है। देखो मैं फिर से बता देती हूं, हमने क्या किया है, E+S, ES, E+P और ये। तो ये वाला स्टेप जो है फर्स्ट, ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग वाला है और ये कैटालिटिक है। तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग में हम देख सकते हैं ये रिवर्सिबल है, मतलब इसको फिर से रिवर्स किया जा सकता है। और जो स्टेप रिवर्सिबल होता है वो रेगुलेटरी नहीं होता है, मतलब वो चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर सकता है। तो ये रिवर्सिबल स्टेप है और नॉन रेगुलेटरी है, ठीक है। यहाँ पर रिवर्सिबल है और नॉन रेगुलेटरी है। और यहाँ 2 कांस्टेंट को हमने इस्तेमाल किया है, K1 एंड K-1। K1 को हमने कब किया है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ES, और यहां पर K-1 को हमने कब यूज किया है, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ES।
ब्रेकडाउन ऑफ ES। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसकी बात करें तो ये इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल स्टेप है, और अगर इरिवर्सिबल है मतलब कि ये रिवर्स नहीं हो सकता है तो ये रेगुलेटरी भी है, तो ये रेगुलेटरी स्टेप है, ये रेगुलेटरी स्टेप है। और एक पॉइंट आपको फिर से यहाँ याद रखना है कि ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, मतलब इन दोनों स्टेप में इसकी जो स्पीड होगी वो डिसाइड करेगा ओवरऑल स्पीड ऑफ द रिएक्शन। मतलब अगर ये वाला स्टेप फास्ट है तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट फास्ट होगी, अगर ये वाला स्टेप स्लो है तो हमारी जो पूरी रिएक्शन है वो स्लो होगी। मतलब वैसे मोस्टली ये जो स्टेप होता है स्लो होता है, धीरे कन्वर्जन होता है सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में, तो जो पूरा रेट है रिएक्शन का उसको लिमिट कर देता है, उसको कम कर देता है ये स्टेप। तो यहाँ पर ये जो कैटालिटिक स्टेप है ये रेट लिमिटिंग स्टेप भी है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप भी है, क्योंकि ये हमारे रिएक्शन के रेट को लिमिट कर देता है। मतलब इस पर डिपेंड हो जाती है हमारी रिएक्शन, फास्ट है तो फास्ट, स्लो है तो स्लो। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो कांस्टेंट हमने इस्तेमाल किया है वो होता है के कैट, या फिर इसको हमने K2 बोला था। ठीक है, मतलब इस स्टेप के लिए हमने दो कांस्टेंट को इस्तेमाल किया है, एक होता है के कैट और एक होता है K2। मतलब दोनों का नाम सेम है, K2 भी आप बोल सकते हैं और के कैट भी बोल सकते हैं। और इनका इस्तेमाल किया गया किस लिए है, ये किया गया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ES इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप आपको याद रखने हैं जो इस रिएक्शन में हमने पढ़े हैं। चलिए आगे देखते हैं, इतना हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं कि माइकलिस एंड मेंटन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू माइकलिस एंड मेंटन इक्वेशन, मतलब जो भी उन्होंने अप्रोच दिया है उन्होंने बताया क्या है। स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि इन दोनों साइंटिस्ट ने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और रिएक्शन की जो वेलोसिटी है उनके बीच में रिलेशन बताया है हमें। ठीक है, जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है और रिएक्शन का जो वेलोसिटी है उनके बीच में रिलेशन बताया है। तो यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग, माइकलिस और मेंटन के अकॉर्डिंग देखा गया है रिएक्शन का रेट देखा गया है एट डिफरेंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर। ठीक है, और ये ग्राफ हमें मिला है, देखो इस ग्राफ को ध्यान से समझेंगे। यहां पर जो y एक्सिस है उस पर रखा गया है रिएक्शन का रेट, या तो स्पीड या तो वेलोसिटी, और जो x एक्सिस है यहाँ पर रखा गया है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, यानी कि हम कितना सबस्ट्रेट दे रहे हैं और यहाँ उस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से रिएक्शन का जो रेट है यानी जो वेलोसिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ हमें दो टाइप के ग्राफ दिखाई देते हैं, हालांकि ये एक है लेकिन इसमें दो फेज है। एक फेज ये है कि जहाँ पर आपको लीनियर लाइन दिखाई देगी समहाउ कुछ यहाँ तक, और इसके बाद आप देखेंगे कि ये वाला पॉइंट जो है ये सैचुरेट हो गया है। तो यहां तक वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है लीनियर रिलेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर रिलेशन। और इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे ही जो रिएक्शन का रेट है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब यहां पर रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर। ठीक है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ेगा ऐसे ऐसे ही रेट बढ़ेगा। तो यहां तक जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये लीनियर रिलेशन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और यहाँ पर जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर। यहाँ हम देख भी सकते हैं कि स्टार्टिंग वाला पॉइंट है तो सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, तो यहाँ सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो लो है। ठीक है, तो ये हमने देखा है फर्स्ट। इस ग्राफ के अंदर जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में देखिए ये वाला सेकंड पार्ट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि चाहे आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाते रहें रिएक्शन का जो रेट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप चाहे कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा दो रिएक्शन का जो रेट है वो यहाँ तक होकर इसके बाद बंद हो गया है। तो मतलब ये कैसा है, ये सैचुरेशन है, ये सैचुरेशन रिलेशन है, मतलब कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से। तो मतलब अगर रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का तो इसको हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जो रेट है
वो सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसको S0 लिखते हैं। अगर करता है फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 और 0 ऑर्डर है तो 0 लिखेंगे यहाँ पर। और हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने सबस्ट्रेट की जो कंसेंट्रेशन है वो हाई रखी है, सबस्ट्रेट की जो कंसेंट्रेशन है वो हमने हाई रखी हुई है। देखो इस पॉइंट में कितना हाई है पूरा कंप्लीट, और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट था उसमें केवल इतना था, यहाँ तक बस। ठीक है, तो इस तरीके से इस ग्राफ के अंदर हमें दो काइनेटिक्स देखने को मिलती हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और इस पूरे ग्राफ को बोलते क्या है, इस पूरे ग्राफ को बोला जाता है, मतलब माइकलिस और मेंटन ने इस ग्राफ को बोला है हाइपरबोलिक ग्राफ। और ये हाइपरबोलिक ग्राफ आया किसके बीच में है, ये रिएक्शन का रेट यानी वेलोसिटी वर्सेस जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, वो कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है और वहां पर हाइपरबोलिक ग्राफ रहेगा। आगे और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसमें Vmax हम पढ़ते हैं इस ग्राफ के अंदर ही, Km पढ़ते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। अब फिलहाल आप ये देखिए कि इस तरीके से हमें रिएक्शन को जब हम देखते हैं कि कोई रिएक्शन जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है उसमें इस तरीके का ग्राफ हमें दिखाई देता है। जैसे स्टार्टिंग में तो रेट बढ़ रहा होता है, लेकिन एक टाइम के बाद जो रेट है वो बिल्कुल ही सैचुरेट हो जाता है, डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ इस पूरे पॉइंट की बात करें तो हमने देखा है इनिशियल वेलोसिटी और Vmax वेलोसिटी। मतलब इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है यहाँ तक, इसको तो आप कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है, लेकिन इस पॉइंट पर आकर जिसके बाद वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है इसको हम बोलेंगे Vmax। ठीक है, यहां तक जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है, स्टार्टिंग वाला रेट है, लेकिन इस पॉइंट पर ये Vmax हो गया है, मतलब इसके बाद जो वेलोसिटी है वो नहीं बढ़ने वाली है, चाहे हम कितना भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। ठीक है, तो इस ग्राफ के अंदर हमने दो टाइप की वेलोसिटी देखी है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको आप V से भी लिख सकते हैं या फिर VI से भी लिख सकते हैं, और मैक्सिमम वेलोसिटी को आप Vmax से लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के, और यहाँ पर जो Vmax होता है ये Vmax डिपेंड नहीं करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर, क्योंकि ये बिल्कुल Vmax हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, तो सबस्ट्रेट आप चाहे कितना भी देंगे इतना ही रहेगा। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे ही ये आगे इंक्रीज करेगा। तो दो टाइप की वेलोसिटी हमने देखी है, एक इनिशियल एक मैक्सिमम। इनिशियल में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाती है, जबकि यहाँ पर जीरो ऑर्डर हो जाती है, यहाँ पर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाती है। ओके, तो ये बातें आपको आई होप समझ आ गई होंगी। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो रिएक्शन का काइनेटिक्स है, मतलब जो एंजाइम का काइनेटिक्स है रिएक्शन के लिए, वहां पर दो अप्रोच इस्तेमाल की गई थी। देखो कौन कौन सी है, एक है इक्विलिब्रियम स्टेट वाला अप्रोच और एक है स्टेडी स्टेट वाला। इन दोनों अप्रोच को देने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए थे। इक्विलिब्रियम जो स्टेट वाला अप्रोच है वो दिया था माइकलिस एंड मेंटन ने, ये माइकलिस एंड मेंटन ने दिया था, जबकि ये वाला जो अप्रोच है ये दिया था ब्रिग्स एंड हल्डाने ने। ये माइकलिस मेंटन ने और ये ब्रिग्स एंड हल्डाने ने। डिफरेंस क्या है, जो रिएक्शन हमने देखी है कि E + S इज इक्वल टू ES, और ये इधर भी कन्वर्ट हो सकता है, और फिर E + P। तो यहाँ पर ये जो वाला स्टेप है फर्स्ट वाला, ये इक्विलिब्रियम है, मतलब कि ये कन्वर्जन हो सकता है, जबकि ये वाला जो क्या है, ये वाला जो स्टेप है ये स्टेडी स्टेट है, मतलब जितना ES बनता है वो इतना ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब ES का जो कंसंट्रेशन है वो जीरो रहता है, मतलब जितना बना है उतना ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा, जितना बनता है उतना ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा। तो ये स्टेडी स्टेट है और ये वाला अप्रोच जो है इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट ने माइकलिस और मेंटन ने जो किया है वो केवल इस स्टेप को इस्तेमाल किया है, ये वाला जो स्टेप है, जबकि स्टेडी स्टेट में ब्रिग्स और हल्डाने ने इन दोनों स्टेप को यूज किया है। तो यहाँ पर माइकलिस मेंटन ने केवल इस पर फोकस किया, तो कुछ ड्रॉबैक्स रह गई क्योंकि उन्होंने इस पॉइंट को नहीं मेंशन किया है। हालांकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्ट तो यहीं पर बन रहा है, लेकिन इस अप्रोच के अंदर इस स्टेप के बारे में बात नहीं की गई, तो उसकी जो ड्रॉबैक्स थी वो ओवरकम की है ब्रिग्स एंड हल्डाने ने, और यहाँ पर इस स्टेप के अंदर इन दोनों के बारे में बात की गई है। इसीलिए पहले माइकलिस मेंटन के बाद फिर ब्रिग्स और हल्डाने का अप्रोच को हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पहले बात करेंगे कि जो माइकलिस मेंटन है उन्होंने क्या बताया और किस चीज़ के बारे में बात की। तो जैसे कि नाम से इंडिकेशन है, केवल इस स्टेप के ऊपर ही फोकस किया गया, बस इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, और ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स रहा था। यहाँ पर हुआ क्या कि उन्होंने बोला कि जो फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स वो बराबर होती है ब्रेकडाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स,
तो देखिए मैंने आपको बताया है कि फॉर्मेशन के लिए हम ये वाला रेट इस्तेमाल करेंगे, जबकि ब्रेकडाउन के लिए हम ये दोनों कर सकते हैं, लेकिन इस वाले अप्रोच के अंदर केवल इसी का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन वाला रेट था उसको K1 से रिप्रेजेंट किया गया और इसको बराबर रखा गया K-1 के। बस बातें यहाँ पर खत्म हो गई, क्योंकि ब्रेकडाउन के लिए तो K2 भी होता है, लेकिन K2 को यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया। बस बोला गया कि K1 इक्वल होता है K-1 के, मतलब जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES है वो बराबर है रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स के। और यहीं पर एक रेट कांस्टेंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहीं पर माइकलिस और मेंटन ने एक रेट कांस्टेंट को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसको बोला गया सैचुरेशन कांस्टेंट, जिसको बोला गया सैचुरेशन कांस्टेंट, सैचुरेशन कांस्टेंट, और इसे Ks से रिप्रेजेंट किया गया। और इस फॉर्मूला सेट किया गया कि Ks जो होता है वो बराबर होता है ब्रेकडाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स और अपॉन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। तो ये Ks दिया था माइकलिस और मेंटन ने, ना कि Km। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे Km, वो दिया है ब्रिग्स और हल्डाने ने। अगर बात करते हैं माइकलिस और मेंटन की, तो उन्होंने जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था वो Ks था, जिसकी वैल्यू होती है रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, यानी K-1 अपॉन K1। तो ये रही है माइकलिस और मेंटन का जो इक्वेशन है और जो रेट कांस्टेंट उन्होंने दिया है। इसके बाद आगे हम बात करें अगर स्टेडी स्टेट वाले में, अगर हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट में, तो देखिए यहाँ स्टेडी स्टेट के केस में जो पूरी रिएक्शन है, यानी E प्लस एस इज ES इज E प्लस P, ये है K1, ये है K-1 और ये है K2। तो यहाँ पर स्टेडी स्टेट के अंदर ब्रिग्स और हल्डाने ने इन दोनों रिएक्शन को इस्तेमाल किया है बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने बताया कि जो रेट कांस्टेंट है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ES इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ES। तो यहाँ पर हुआ क्या है, फॉर्मेशन के लिए हम रखेंगे K1, मतलब फॉर्मेशन के लिए कौन सा कांस्टेंट होता है, K1 होता है। और ब्रेकडाउन के लिए देखिएगा, ब्रेकडाउन के लिए K-1 भी होता है और प्लस K2 भी होता है। तो यहाँ पर ब्रिग्स और हल्डाने ने ये वाला इक्वेशन हमें बताया है कि जो K1 है वो बराबर है K-1 के और प्लस K2 के। ठीक है, और साथ साथ उन्होंने बताया कि यहाँ एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया, एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोला Km। तो ये Km जो कांस्टेंट है, ये Km जो कांस्टेंट है ये दिया है ब्रिग्स और हल्डाने ने, लेकिन इसको बोला Km जाता है, मतलब माइकलिस मेंटन कांस्टेंट बोला जाता है। मतलब ब्रिग्स और हल्डाने ने क्या किया, माइकलिस और मेंटन के ओनर को लेते हुए, मतलब उनको सम्मान देते हुए अपना जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसको Km बोल दिया। और इस Km का मतलब होता है माइकलिस एंड मेंटन कांस्टेंट। हालांकि ये इंट्रोड्यूस किसने किया है, ब्रिग्स और हल्डाने ने। और इस Km की वैल्यू क्या होती है, इस Km को भी हम सेम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो ब्रेकडाउन वाला कांस्टेंट है उसे ऊपर रखेंगे, मतलब कि K-1 प्लस K2, और जो फॉर्मेशन वाला रेट है उसको हम नीचे रखेंगे इस तरीके से। तो देखो Ks में और Km में क्या डिफरेंस है, Ks में केवल हमने इतना पार्ट रखा है, जबकि Km में हमने कंप्लीट इस पूरी रिएक्शन को रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको Ks की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो पहले इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। K-1 इज K1 प्लस K2 अपॉन K1, और ये हमने लिखा है Ks। तो मतलब क्या हुआ कि Km इज इक्वल टू Ks प्लस K2 अपॉन K1। इस तरीके से ये Km हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में आकर माइकलिस मेंटन ने एक इक्वेशन दी थी, इसका पूरा डेरिवेशन, मतलब ये कैसे डिराइव हुई है वो हमें नहीं पढ़ना है, उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको डायरेक्टली बस ये इक्वेशन लर्न होनी चाहिए जो माइकलिस मेंटन ने दी है, किस किसके रिलेशन में, एंजाइम, सबस्ट्रेट, वीमैक्स और Km के रिलेशन में जो रिएक्शन दी है वो ये है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं वो इस फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला क्या है कि जो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी या फिर जो वेलोसिटी है रिएक्शन की, वो इक्वल होती है Vmax मल्टीप्लाई सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आपको अच्छे से याद करना है। अब हम बात करने वाले हैं कि Km क्या होता है, Vmax क्या होता है और Kcat क्या होता है, सबके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो एज सच हमने जो एंजाइम काइनेटिक्स है वो हमने पढ़ लिया है, लेकिन बिना पैरामीटर्स पढ़े ये काइनेटिक्स आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है,
तो अब हम देखने वाले हैं अपना जो थर्ड सब टॉपिक था, दैट इज काइनेटिक्स पैरामीटर, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहीं पर जो एक और ग्राफ है, मतलब माइकलिस मेंटन वाला जो प्लॉट है, उसको भी हम डिफाइन कर देंगे और साथ में हम ये पैरामीटर्स भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि Km क्या होता है। अभी हम देख के भी आए हैं Km क्या है, माइकलिस और मेंटन कांस्टेंट है, लेकिन केवल हमने नाम पढ़ा है कि ये एक माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है। एक्चुअली ये होता क्या है, करता क्या है, वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये जो Km है, ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। Km क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, मतलब Km सबस्ट्रेट का ही एक पार्ट है, कंसंट्रेशन है। और ये वो कंसंट्रेशन है जिस पर की जो वेलोसिटी है, जिस पर की जो रिएक्शन की वेलोसिटी है, वो हाफ हो जाती है Vmax के, बिकम हाफ ऑफ Vmax। मानो कोई भी रिएक्शन है, अगर उसका मैक्सिमम वेलोसिटी मान लेते हैं 10 है, कोई भी रिएक्शन है उसका मैक्सिमम जो वेलोसिटी है मान लेते हैं वो 10 है, तो वेलोसिटी जब 5 हो जाएगी तो मतलब हाफ हो गई है। Vmax का हाफ कितना, मतलब वेलोसिटी जो है वो Vmax का हाफ हो गया है, और Vmax कितना है, 10 है, मतलब 5 हो गया है। तो रिएक्शन का रेट 5 करने के लिए हमें जितने सबस्ट्रेट चाहिए उसे बोलते हैं Km। ठीक है, Km क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जिस पर की जो वेलोसिटी होती है रिएक्शन की, वो हाफ ऑफ द Vmax हो जाती है, उसे बोलते हैं Km। और ये Km क्या है, माइकलिस मेंटन का कांस्टेंट है। यहीं पर अगर हम बात करें कुछ फैक्टर्स की Km और सबस्ट्रेट को लेकर, क्योंकि सबस्ट्रेट क्या है, मतलब Km क्या है, सबस्ट्रेट का ही कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर अगर सबस्ट्रेट और Km बराबर होते हैं, अच्छा इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये हमारे पास एक ग्राफ है जहां हम बता रहे हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ऑन द वाई एक्सिस, और जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी वेलोसिटी है वो हम बता रहे हैं ऑन द वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस पर है। यहाँ आप देख सकते हैं एक रिएक्शन स्टार्ट हुई, ये ग्राफ हमने पहले भी देख लिया है, हाइपरबोलिक हमें ऐसे ग्राफ मिलता है। तो यहाँ आकर ये सैचुरेट हो गया है, मतलब ये जो वेलोसिटी है ये Vmax है, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, Vmax है। इससे आगे जो वेलोसिटी है वो बढ़ने वाली नहीं है, चाहे आप कितना भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। ठीक है, तो इस तरीके से, और यहाँ पर अगर मैक्सिमम है तो यहाँ वेलोसिटी हाफ है, मतलब ये अगर मैक्सिमम है तो ये हाफ है, और यहाँ तक आने के लिए, ग्राफ को यहाँ तक लाने के लिए हमें कितने सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट हुई है उसे Km बोलते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो गया है, Vmax का हाफ हो गया है, और कितने सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट हुई है, हमें इतने सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट हुई है, इतना, तो इसे हम Km बोलते हैं। ये सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है जिसमें कि Vmax वेलोसिटी Vmax के हाफ हो गई है, इसको हम Km बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं Km को और Vmax को और वेलोसिटी को। यहाँ पर 3 केस होते हैं कि सबस्ट्रेट अगर Km के बराबर है, सबस्ट्रेट अगर Km से ज़्यादा है, सबस्ट्रेट अगर Km से कम है। तो अगर सबस्ट्रेट हमारा Km के बराबर है, तो अभी हम देख के आए हैं कि हमने सबस्ट्रेट भी इतना दिया है, इसका Km भी इतना है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, Vmax का हाफ हो जाएगी। तो अगर सबस्ट्रेट बराबर है Km के, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो Vmax की हाफ हो जाएगी। ठीक है, सेकंड केस दिया है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर Km से ज्यादा है, मतलब Km हमने लिया है इतना, Km कितना है, मानो किसी रिएक्शन के लिए Km कितना है, 10 है, लेकिन हमने इसको सबस्ट्रेट बहुत सारा दे दिया है, सबस्ट्रेट हमने बहुत सारा दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो Vmax के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km से बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो Vmax हो जाएगी, वेलोसिटी बराबर हो जाएगी Vmax के। और अगर सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो Km से भी कम है, मतलब देखो ये Km है इतना, और सबस्ट्रेट हमने Km से भी कम दिया है, जैसे कि इस तरीके से हम बता सकते हैं, मानो यहाँ तक Km है लेकिन सबस्ट्रेट हमने केवल इतना ही दिया है, तो वेलोसिटी जो होती है वो डिपेंड करेगी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर, यानी जैसे जैसे आप बढ़ाते रहेंगे सबस्ट्रेट, ऐसे ऐसे ही जो वेलोसिटी है वो बढ़ती रहेगी। तो अगर ये वाली कंडीशन है तो वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्टली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के। तो ये 3 केस जो है आ सकते हैं, अगर Km के बराबर है तो Vmax का हाफ हो जाएगा, अगर Km से ज़्यादा है तो Vmax के बराबर हो जाएगा, और अगर Km से कम है तो वो डिपेंड करेगी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है Km के बारे में। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जो Km होता है वो वेरी नहीं करता एंजाइम की कंसंट्रेशन से, मतलब कि आपने रिएक्शन के अंदर, मतलब कोई भी आपने अगर बीकर लिया है और यहाँ आपने एंजाइम रख दिए हैं, तो आप चाहे 1 एंजाइम रखें, आप चाहे 10 एंजाइम रखें, जो Km है किसी एंजाइम का वो फिक्स रहेगा। मतलब जैसे देखो यहाँ पर अगर हमने देखा कि इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर किसी एंजाइम ने कोई रिएक्शन परफॉर्म किया है, उसके लिए Km की वैल्यू ये है, यानी अगर सबस्ट्रेट इतना होगा तो ही वो वेलोसिटी को Vmax के हाफ करेगा। अब इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि वह एंजाइम 10 है या 12 है या 16 है या 100 है या फिर 1 है, वो डिपेंड करता है केवल इस चीज़ पर कि वहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी है। तो जो Km होता है वो वेरी नहीं करता विद द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। जो Km होता है ये डिफाइन करता है एफिनिटी ऑफ एंजाइम टूवर्ड्स इट्स सबस्ट्रेट। मानो ये कोई भी एक एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, तो ये अपना जो एंजाइम है ये सबस्ट्रेट के लिए कितने एफिनिटी मतलब कितना टाइटली बाइंड करेगा ये डिफाइन करता है उसका Km वैल्यू। और होता कैसे है कि जो Km है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिनिटी के। मतलब ये हुआ कि अगर Km की वैल्यू ज़्यादा है, किसी एंजाइम के Km की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसकी जो एफिनिटी है उसके सबस्ट्रेट के लिए वो कम है। और अगर किसी एंजाइम का Km का वैल्यू कम है तो मतलब उसकी जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए वो ज़्यादा है। हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पर हमने देखा है कि एफिनिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मानो किसी एंजाइम के Km की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने का मतलब क्या है? Km की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो Vmax के हाफ होगी बहुत सारे सबस्ट्रेट के बाद। मतलब जब आप बहुत सारा सबस्ट्रेट देंगे तब जाकर वो एंजाइम वेलोसिटी को Vmax के हाफ करेगा, मतलब वो सबस्ट्रेट से बाइंड काफ़ी लेट कर रहा है। लेकिन अगर किसी एंजाइम की Km की वैल्यू कम है, कि कम होने का मतलब है कि वो थोड़े ही सबस्ट्रेट पर जो वेलोसिटी है उसको मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको Vmax का हाफ कर देगा। तो यहाँ पर अगर Km की वैल्यू कम रहेगी तो इसका मतलब है कि एंजाइम की जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए वो ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा है तो वो कम रहेगा। जैसे लिखा है कि स्मॉल अगर Km है तो हाई एफिनिटी होगी और लार्ज अगर Km है तो लो एफिनिटी होगी। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं Km के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है, पैरामीटर है Vmax। हमने देखा ये Vmax क्या होता है कि इस रिएक्शन में हमने देखा ये K1, K-1 ये K2 होता है। यहाँ पर ये जो रियल सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है वो ES होता है। मानो आपने रिएक्शन में बहुत सारा एंजाइम दे दिया है, ये मानो एक रिएक्शन यहाँ हो रही है और यहाँ आपने बहुत सारा एंजाइम दिया है रिएक्शन को करने के लिए, और आपने सबस्ट्रेट भी दिया है। तो रिएक्शन कब परफॉर्म होगी? जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा, मतलब ES बनाएगा। अब देखो एंजाइम भी बहुत सारे हैं, सबस्ट्रेट भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो आपस में कंबाइन नहीं कर रहे हैं, वो ES नहीं बना रहे हैं, तो वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस रिएक्शन में ES कॉम्प्लेक्स कितना बना है। उस रिएक्शन में ES कॉम्प्लेक्स जितना ज़्यादा बना होगा उसका मतलब है कि उतना ही वहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा। तो इस पूरी रिएक्शन के लिए जो रियल सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है वो ES होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ES जो है बिहेव करता है लाइक अ एक्चुअल सबस्ट्रेट फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का रेट है, मैंने आपको बताया था वो dP/dt होता है। मतलब रेट क्या है V, तो V क्या होगा इज इक्वल टू dP/dt। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है इस ES के कॉन्सेंट्रेशन पर। यानी ES कितना है, जितना ज़्यादा ES होता रहेगा उतनी ही ज़्यादा जो वेलोसिटी है वो बढ़ती रहेगी। तो जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है ES पर। तो यहाँ जैसे ही आप इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ES से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए जो कांस्टेंट हमने इस्तेमाल किया था वो K2 था, जिसको हमने K कैट भी बोला था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस V को रखेंगे इधर और इस साइन को हटाने के लिए हम इसे K कैट से मल्टीप्लाई कर देंगे ES को। ठीक है, K कैट ES। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा V इज इक्वल टू K कैट और ES क्या है? एंजाइम और सबस्ट्रेट वाला जो कॉम्प्लेक्स बना है वो है। तो ये तो हो गया है इनिशियल वेलोसिटी। अब यहीं पर एक फैक्टर आता है कि देखो जैसे टोटल एंजाइम की अगर हम बात करें, पूरे मिक्सचर लिया हमने, इसके अंदर जो टोटल एंजाइम है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। या तो कुछ ऐसा है जो फ्री फॉर्म में है, मतलब फ्री एंजाइम लिखेंगे इसको, और कुछ ऐसे होते हैं जो ES की फॉर्म में है। मतलब कुछ एंजाइम तो यहाँ ऐसे हैं जो फ्री होंगे, मतलब वो अभी सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं हो पाए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसने सबस्ट्रेट से बाइंड कर लिया है। तो टोटल एंजाइम की अगर बात करें तो ये और प्लस फ्री वाले, इन दोनों को करेंगे। तो फ्री एंजाइम को हम E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये ES हो जाएगा, और टोटल के लिए हम ET लिख लेंगे, टोटल एंजाइम। तो ये आ गया है। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कब मैक्सिमम होगी? जब सारे फ्री एंजाइम कन्वर्ट हो जाएंगे ES में। तो व्हेन फ्री एंजाइम
मतलब जब ये फ्री एंजाइम भी सबस्ट्रेट से बाइंड कर लेंगे तो उस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो Vmax हो जाएगी, धीरे धीरे प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। तो व्हेन फ्री एंजाइम बिकम 0 तो वहां पर जो वेलोसिटी है वो Vmax हो जाती है, वेलोसिटी जो है वो Vmax हो जाती है इस तरीके से। तो जब फ्री एंजाइम यहाँ 0 हो गया, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो गया है, तो ET को हम क्या लिख सकते हैं, ES के बराबर। मतलब ये वाला पार्ट हमारा 0 हो गया है तो ET बराबर हो जाएगा ES की। तो जब फ्री एंजाइम 0 हो जाते हैं उस दौरान जो वेलोसिटी है वो Vmax हो जाती है, ठीक है। और Vmax मतलब K कैट और ET, तो ये है Vmax। समझे आप? मैं फिर से बता देती हूँ। स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है ES पर, मतलब ES कितना है। जैसे आप इस साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि है K2, तो यहाँ पर K कैट से मल्टीप्लाई करेंगे ES को। जैसे मल्टीप्लाई कर लेते तो हमें मिलेगा V इज इक्वल टू K कैट और ES। अब इसके बाद जब ये फ्री एंजाइम जो हमने लिखे हैं जब ये 0 हो जाते हैं तो टोटल एंजाइम बराबर हो जाता है ES के, मतलब सारे एंजाइम ES बन गए हैं। और जैसे ही सारे एंजाइम ES बन जाते हैं उसके बाद जो वेलोसिटी है वो Vmax हो जाती है, और उसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। जो हमने V रखा है इसकी जगह Vmax और ES की जगह पर हम ET रख सकते हैं। तो हमें Vmax का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे ये वाला मिलेगा, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी जिसको हमने Vmax बोला है ये इंडिपेंडेंट होता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर, लेकिन डिपेंड करता है एंजाइम की कंसंट्रेशन पर। यानी जितना ज़्यादा एंजाइम होगा वहाँ पर उतना ही ज़्यादा Vmax के चांस रहते हैं, लेकिन सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। जैसे देखो हमने यहाँ पर बात की है केवल एंजाइम की, कि जो एंजाइम है वो फ्री एंजाइम 0 हो गया है तो Vmax हो गई है और K कैट ET हो गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ये पॉइंट याद रखेंगे कि इंडिपेंडेंट होता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर, लेकिन डिपेंड करता है एंजाइम की कंसंट्रेशन पर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अबाउट द K कैट, और टर्न ओवर नंबर भी बोलते हैं इसको, और इसको हम कैटालिटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो K कैट होता क्या है, देखो अभी हमने फॉर्मूला देखा है Vmax इज इक्वल टू K कैट और ET। अगर हमें K कैट निकालना है तो फॉर्मूला डायरेक्टली K कैट होकर हो जाएगा Vmax अपॉन टोटल एंजाइम। तो ये फॉर्मूला K कैट का हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो हमने देख लिया है Vmax अपॉन ET, मतलब कि टोटल एंजाइम। लेकिन K कैट होता क्या है, देखिए K कैट होता है स्पीड ऑफ अ सिंगल एंजाइम, स्पीड ऑफ अ सिंगल एंजाइम। मतलब हमने एक रिएक्शन का मिक्सचर लिया है, यहाँ पर हमने बहुत सारे एंजाइम रखे हैं, बहुत सारे एंजाइम हमने यहाँ रखे हैं इस तरीके से। अब हमने ये देख लिया कि सभी एंजाइम ने मिलकर प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन इनमें से एक एंजाइम ने कितना कन्वर्जन किया है उसको मेजर करने के लिए हम K कैट का इस्तेमाल करते हैं कि एक सिंगल एंजाइम ने कितना कन्वर्जन किया है। तो यहाँ पर इसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सभी एंजाइम ने काम कितना किया है उसको आप ऊपर रखेंगे, मतलब सभी एंजाइम ने कितना कन्वर्जन किया है इसको ऊपर रखेंगे। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सभी एंजाइम का जो वर्क है वो ऊपर रख लीजिए और टोटल एंजाइम हैं कितने वो नीचे रख लीजिए, ठीक है। जैसे देखो अगर यहाँ पर प्रोडक्ट का कन्वर्जन हुआ 10, मतलब कि 10 प्रोडक्ट बने हैं और टोटल एंजाइम आपने कितने दिए हैं, 5 दिए हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब एक एंजाइम ने 2 प्रोडक्ट बनाए हैं और 5 ने 10 बनाए हैं। तो अगर आपको एक का स्पीड जानना है तो आप क्या करेंगे, टोटल वर्क जो है वो ऊपर रखेंगे और टोटल एंजाइम जितना है वो नीचे रखेंगे, उससे निकल जाएगा एक सिंगल एंजाइम का स्पीड। ऐसे हमने यहाँ पर किया है कि सभी एंजाइम ने मिलकर क्या किया है, वेलोसिटी को Vmax कर दिया है। तो ये Vmax क्या है, सभी एंजाइम का किया हुआ काम है, और सभी एंजाइम कितने हैं, ET है, यानी टोटल एंजाइम है। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो K कैट की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब एक एंजाइम की स्पीड कितनी है वो निकल जाएगी। इसको ही हम टर्न ओवर नंबर भी बोलते हैं, इसी को हम कैटालिटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। फॉर्मूला अगर आता है तो फॉर्मूला आपको इस तरीके से लिखना है कि ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसकी हेल्प से हम उनको सोल्व भी कर सकते हैं, और स्पीड को हम जानने के लिए से इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा K कैट या फिर टर्न ओवर नंबर या फिर कैटालिटिक कांस्टेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपको एक बात और याद रखनी है कि अगर कोई एंजाइम फास्ट है, अगर कोई फास्ट एंजाइम है तो उसका जो K कैट है वो हाई होगा। K कैट क्या है, स्पीड ऑफ सिंगल एंजाइम। तो अगर एंजाइम फास्ट है तो K कैट भी फास्ट होना चाहिए, और अगर स्लो एंजाइम है, हम बोलते हैं कि कोई एंजाइम स्लो है, तो इसका मतलब है कि उसका जो K कैट है वो स्लो है। या फिर अगर आपसे कोई बोले कि किसी एंजाइम का K कैट हाई है तो इसका मतलब है कि वो एंजाइम फास्ट काम करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और यहीं पर जो K कैट है उसके अगर हम यूनिट की बात करें तो वो पर सेकंड होता है,
मतलब वो पर सेकंड होता है। इसका फॉर्मूला मतलब ये कैसे आया है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखें कि जो के कैट की यूनिट है वो पर सेकंड होती है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कैटालिटिक एफिशिएंसी। ये यूज किया जाता है फॉर द कंपैरिजन। फॉर द कंपैरिजन मतलब हमने देखा कि एक एंजाइम है, मतलब एक नहीं, एक सबस्ट्रेट है और कई सारे एंजाइम हैं जो कि सेम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इन चारों एंजाइम में से कौन सा ऐसा है जो कि इस सबस्ट्रेट के लिए हाई एफिनिटी को शो कर रहा है, मतलब कि इसको फास्टली कन्वर्ट कर सकता है। तो तब हम यूज करते हैं कैटालिटिक एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो कैटालिटिक एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है ये हो जाता है के कैट अपॉन के एम। के कैट अपॉन के एम। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम देख सकते हैं कि किसी एंजाइम की जो एफिनिटी है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए कैसी है। ठीक है, तो ये यूज किया जाता है फॉर द कंपैरिजन। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो के कैट हमने पढ़ा है और जो एफिशिएंसी हमने पढ़ी है उसको एक्टिविटी की टर्म में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आपको याद है इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था एक्टिविटी क्या होती है, उसके बिहाफ पर भी उनके फॉर्मूले को हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने 2 यूनिट की थी, एंजाइम यूनिट और एक हमने किया था कैटल। एंजाइम यूनिट आपको याद है क्या था, ये था 1 माइक्रोमोल इन 1 मिनट। और ये कैटल क्या था, ये कैटल था 1 मोल इन 1 सेकेंड। 1 मोल इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल करके आप इन दोनों के फॉर्मूले को फिर से चेंज कर सकते हो। कैसे, देखो के कैट की अगर बात करते हैं तो के कैट का फॉर्मूला अभी तक हमने क्या देखा है, वी मैक्स अपॉन ई टी। एक्टिविटी के टर्म में के कैट का फॉर्मूला होता है एक्टिविटी अपॉन अमाउंट ऑफ एंजाइम। ठीक है, के कैट का क्या होता है, एक्टिविटी अपॉन अमाउंट ऑफ एंजाइम। यहाँ पर जो एक्टिविटी के 2 फॉर्मूले हमने देखे हैं, एक यू में और एक के में, इसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं। मतलब एक्टिविटी आप लें, अगर एक्टिविटी आप लें यू में, अपॉन में रखेंगे एंजाइम जितना भी लिया है, और आप एक्टिविटी को रखेंगे, एक्टिविटी को आप रखेंगे कैटल की फॉर्म में और नीचे रखेंगे एंजाइम, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ, खुद से आप इनको सोल्व करेंगे। जो फॉर्मूला हमने देखा है उसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट करके बताना। सोल्व नहीं होगा तो भी बता देना, बाकी जो कल लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे उसमें मैं पहले आपको ये बता दूंगी और फिर हम आगे पढ़ लेंगे। ऐसे ही अगर बात करें एफिशिएंसी की, तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला होता है वो देखा है हमने के कैट अपॉन के एम। एक्टिविटी की टर्म में देखें तो फॉर्मूला होता है एक्टिविटी अपॉन एम जी ऑफ एंजाइम, यानी जो एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको एम जी में लेना है अगर आप क्लासिकल यूनिट से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी यू से कर रहे हैं। और अगर आप कैटल की फॉर्म में कर रहे हैं तो वहां पर आपको एंजाइम की जो कंसेंट्रेशन है वो के जी में लेनी है। ठीक है, मतलब यहाँ रखेंगे एक्टिविटी का फॉर्मूला और नीचे के जी ऑफ एंजाइम, यहाँ एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ यूनिट और फिर रखेंगे एम जी ऑफ एंजाइम। निकाल लेंगे इसको। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं कल करवा दूंगी। तो चलिएगा, हमने अभी देख लिया है अपना पूरा लेक्चर। अभी तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चीज़ें अगर समझ आई हैं तो कमेंट करके बता देना, नहीं आई हैं तो भी मुझे कमेंट करके बता देना ताकि मैं चीज़ें और ऐड कर सकूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।